नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने देखा भारत के संविधान के बारे में, जहां पर हमने देखा भारत के संविधान की प्रकृति, भारत के संविधान के अंदर उल्लेखित प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भारत का राष्ट्रपति। यहां तक हमने एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर राजनीति विज्ञान से संबंधित भारत के संविधान को पढ़ लिया है। अब हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिससे पहले आपको वही स्वामी विवेकानंद वाला एक क्वाट कहेंगे कि उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक आपको अपनी सफलता अर्जित ना हो जाए। तब तक आपको प्रयास करना है जब तक आपका नाम सिलेक्शन की लिस्ट में ना आए। तो इसी कोटेशन के साथ आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, जिसको एक दो चरणों में हम शुरू करेंगे आगे। तो उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चे पढ़कर अपना सीईटी का एग्जाम अच्छे मार्क्स ला सके राजनीति विज्ञान में। फिर अगली बात, आपको कंटेंट की पीडीएफ चाहिए जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। यह सारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एड्यूजब टीच, इसी नाम से आपको पूरा मिल जाएगा। ये आपके नाम है एड्यूजब टीच, ठीक है। एड्यूजब टीच जो आपको नाम दिख रहा है ना, इसी नाम से आपके टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, यूट्यूब चैनल है, सभी इसी नाम से। तो आप इस नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी। अब ज्यादा समय गवाए बिना हम शुरू करते हैं भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। और एक बात और बता दूं कि हम जो मंत्रिपरिषद और ये सारा पढ़ रहे हैं, अब इसमें क्या है कि 3 अनुच्छेद विशेष है। उन 3 अनुच्छेदों में ही सारी की सारी आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख कौन कौन से 3 अनुच्छेदों में है, तो उसका थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं। तो इनका वर्णन मिलेगा आपको अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 व अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और आप कहोगे इनकी शक्तियों के बारे में पूरा का पूरा आपको प्रोस्टर देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री क्या होता है, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, उसमें क्या है वो सारा। तो हमने देखा था अब तक कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। ये पहली बात आपको ध्यान रखना है कि भारत में शासन का कौन सा स्वरूप देखने को मिलता है, संसदीय शासन का, जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया था। अब आता है कि संसदीय शासन में, शासन प्रणाली में 2 स्वरूप होते हैं। कैसे स्वरूप, तो हम अब शासन के रूप देखेंगे। इसमें अब आएगा, इसमें हम देखते हैं शासन के रूप। शासन के रूप कह सकते हो इसे, आप स्वरूप भी कह सकते हो। तो संसदीय शासन व्यवस्था में स्वरूप 2 पाए जाते हैं शासन के। आप नंबर फर्स्ट देखोगे, एक तो होती है आपकी वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। तो संसदीय शासन व्यवस्था में शासन के स्वरूप कितने होते हैं, तो इसमें 2 स्वरूप होते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो एक होती है आपके नाम मात्र की कार्यपालिका और अगली रहेगी आपके नंबर 2 वास्तविक कार्यपालिका। इस प्रकार से हमारे भारत में शासन के 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं। पहला स्वरूप हमने देखा नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा हमने देखा वास्तविक कार्यपालिका। अब ये क्या होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो केवल नाम की होती है, वह वास्तविक कार्य नहीं करती। सारे के सारे कार्य उसके नाम से होते, लेकिन करता कोई और है, वह स्वयं उस कार्य को नहीं करती। तो भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था।
राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका की बात करें तो हम यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका में आता है। फिर बात करेंगे वास्तविक कार्यपालिका। वह सरकार जो शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करती है, राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदत्त होती है उसका वास्तविक प्रयोग भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। इस प्रकार से भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह आपके वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो आप देखोगे वास्तविक कार्यपालिका में हमें कैसे देखना है, प्रधानमंत्री कौन होगा, आपके प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। इस प्रकार से हमने दो प्रकार की कार्यपालिका देखी, एक आपने देखी वास्तविक कार्यपालिका और दूसरी देखी नाम मात्र की। हमने जो पढ़ा प्रधानमंत्री वह आपके वास्तविक कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। अब हम 3 अनुच्छेदों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो ये आपके राष्ट्रपति पद होता है, यह प्रधानमंत्री पद होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, इशारा। तो राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधान या मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये बात आपके अनुच्छेद 74 में शब्द सह लिखी गई है। प्रधानमंत्री पद और मंत्री परिषद पद के बारे में और जो राष्ट्रपति की शक्तियां उनको सौंपी गई उसके बारे में इस अनुच्छेद 74 में देखने को मिलता है। तो क्या कहा गया है, अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा एवं राष्ट्रपति इनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये पूरा स्टेटमेंट, इसमें आपके 2-3 सवाल आते हैं। 2-3 सवाल कौन से, कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए कौन होती है, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति किसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के अनुसार कार्य करता है। उसके बाद अगली बात आती है, क्या मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को कार्य के लिए सलाह देते हैं, क्या राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? जी हाँ, एक बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर मंत्री परिषद और राष्ट्रपति ने वापस वही विधेयक या वही कानून वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति को वह कार्य करना पड़ेगा। तो अगली बात हम देखते हैं इसमें, दूसरी बात, राष्ट्रपति दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की दी गई सलाह को कितनी बार वापस लौटा सकता है? तो आप देखेंगे इसके पास केवल एक बार यह शक्ति होती है कि वह दी गई सलाह को लौटा दे। वापस किसको लौटाएगा?
आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को दी गई सलाह को वापस केवल एक बार लौटा सकता है। इसके बाद क्या बातें आएगी कि जो सलाह देते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, क्या इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? जी नहीं, न्यायालय में इस पर इसकी जांच नहीं होगी कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ने क्या सलाह दी, इसके लिए न्यायालय में जांच नहीं होगी। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। दी गई सलाह व दी गई सलाह व सहायता की जांच न्यायालय में नहीं हो सकती। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो जांच होती है, इसके जो सलाह देते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वह न्यायालय में जांच योग्य नहीं होता। न्यायालय उसकी किसी भी परिस्थिति में जांच नहीं कर सकता। उसके बाद आता है कि जो राष्ट्रपति की स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति है, वह उसकी स्वतंत्र नहीं होती है। वास्तविक उसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से राष्ट्रपति की जो शक्तियों का प्रयोग करता है। तो स्वतंत्र कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास बिल्कुल करते ही नहीं होती है। अब अगली बात हम करते हैं, ये तो हो गया आपकी पूरी की पूरी बातें कही गई अनुच्छेद 74। तो हम इसमें अनुच्छेद भी देख लेते हैं, ये कौन सा है, तो मैं यहां लिख देता हूं। अनुच्छेद 74 में आपकी ये सारी बातें कही, आपको सीईटी के और छोटे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद हम देखते हैं अगली बातें, नियुक्ति। अब आता है कि नियुक्ति कैसे होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा की जाती है। तो अगली बात, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और उसके बाद जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत में प्रधानमंत्री एवं उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है। अब आता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त किसे किया जाता है। ऐसे तो भारत के काफी नेता है, हर नेता को, हर व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता, तो नियुक्त किसे करेगा। अब आपको ध्यान रखनी है, जो राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा के अंदर जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी को क्या देता है, उस पार्टी का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा लोकसभा में, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर किसी पार्टी को लोकसभा में 272 सीटें नहीं मिलती, भारत में अगर किसी पार्टी को लोकसभा में 272 सीटें प्राप्त, 272 या उससे ज्यादा, तो उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन सपोज करें अगर किसी पार्टी को लोकसभा में 272 या उससे अधिक सीटें प्राप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा। जैसे अभी हाल ही में हुआ था कि बीजेपी के पास
240 सीटें थी, यानी उसके पास 32 सीटें कम पड़ गई, लेकिन लोकसभा में वह बहुत बड़ा दल था। यानी राष्ट्रपति के पास अगली शक्ति होती है कि अगर किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति यह करता है कि जिस भी पार्टी के लोकसभा में अन्य पार्टियों से अधिक वोट होते हैं, यानी जिस भी पार्टी के पास सर्वाधिक मत होते हैं, यानी बहुमत दल के बहुमत नहीं है लेकिन अधिक वोट है, तो ऐसी पार्टी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। तो मोदी जी को आमंत्रित किया क्योंकि उनकी सीटें 240 थी और बाकी दूसरी पार्टी ऐसी बड़ी थी नहीं जो उनको टक्कर दे सके। तो मोदी जी ने गठबंधन करके कुल 14 या 15 पार्टियां वर्तमान में मिलकर उन्होंने एनडीए की सरकार का निर्माण किया। तो दो स्थितियां ध्यान रखनी, एक तो बहुमत है तो सीधी बात है जिस पार्टी के 272 है उसका ही नेता क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन अगर किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो जिस भी दल के लोकसभा में अधिक सीटें प्राप्त है उसे आमंत्रित किया जाता। अगर वो कहता नहीं मुझे नहीं बनना, आप किसी और को बनाएं, तो फिर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से, अगर बहुमत नहीं प्राप्त है तो राष्ट्रपति अपने स्वयं के विवेक से किसी भी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है, क्योंकि कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो यहां पर राष्ट्रपति अपनी स्व विवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। तो अगली बात क्या है? अगली बात हमें ध्यान रखनी है, लोकसभा में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब हम करते हैं कि भारत में लोकसभा में कुल कितनी सीटें। हम किसकी बात कर रहे थे अभी? हमने अभी बात करी लोकसभा की। ठीक, लोकसभा में सीटें कितनी है टोटल? आप देखेंगे लोकसभा में 543 सीटें वर्तमान में है, क्योंकि आपने देखा 2019 के बाद से आंग्ल भारतीय जो आरक्षण था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब भारत में किसी भी प्रकार का आंग्ल भारतीय आरक्षण नहीं देखने को मिलता है। तो अब तो सीटें हो गई कितनी? 543 पहले थी 545, अब हो गई 543। तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 543। ठीक, अपने राजस्थान से 25 सदस्य चुनकर आते हैं। अब इसका बहुमत कितना करना है? तो बहुमत करने के लिए आपको क्या करना है? 543 में से 2 का भाग दे दीजिए और प्लस में 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, जो अभी तक का रेशियो है उसका है 272 सीटें। इस प्रकार से हम देखते हैं अगर किसी भी पार्टी के 272 सीटें प्राप्त हो जाती है तो उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो बहुमत के लिए क्या चाहिए? बहुमत 272 हो गया। ठीक है, 72। उसके बाद हम देखते हैं अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से, कौन से विवेक से? स्व विवेक से किसी भी बड़े दल को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। अगली बात हम देखते हैं, यदि किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से किसी भी बड़े दल के नेता को, बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए
आमंत्रित कर सकता है। ये अगली बात आ गई कि अगर किसी भी दल के नेता को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से जो भी उसको लगता है ये बड़ा दल है और ये सरकार बना सकता है तो उसको आमंत्रित करेगा ताकि नए चुनाव न करवाने पड़े। इसलिए यह शक्ति राष्ट्रपति के स्वविवेक पे बहुमत न होने की स्थिति में। अब आता है अगली बात, हम देखते हैं कि क्या जो प्रधानमंत्री बनता है उससे संसद का सदस्य उस समय होना आवश्यक है? जी नहीं। वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं भी है लेकिन लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, चुनाव हार गया या फिर चुनाव लड़ा ही नहीं, वह एक अंडरग्राउंड नेता है, अगर उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना है लेकिन वह लोकसभा या संसद का सदस्य है ही नहीं तो उसको 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। संसद के किसी भी सदन की कितने महीने के अंदर? अगर कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बन रहा है वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है। तो अगली बात हमने क्या देखी? अगली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री पद बन रहा है, पद का दावेदार है, उसे लोकसभा संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बनते समय, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है उसे उस समय संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 माह के भीतर संसद सदस्यता ग्रहण करनी होगी। बस ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो उसको संसद का उस समय सदस्य होना आवश्यक नहीं है। आप एक बार प्रधानमंत्री बन जाइए, उसके बाद उपचुनाव करवा के आप वापस संसद के मेंबर होने आवश्यक है। तो 6 माह के अंदर ऐसा हो सकता है। ऐसे क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री बना वो लेकिन वो संसद का सदस्य है ही नहीं? 2 बार हुआ है। एक तो 1991 के चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव बने, वह संसद के मेंबर नहीं थे, बाद में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता ग्रहण की। और दूसरे है एच.डी. देवगौड़ा। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते वक्त यह लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं थे। बाद में इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव ने लोकसभा की और एच.डी. देवगौड़ा ने 1996 में राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करी। एच.डी. देवगौड़ा उस समय शायद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर शायद थे। ठीक है, तो आप अब आगे देखते हैं कि क्या राज्यसभा का कोई मेंबर प्रधानमंत्री बन सकता है? जी हाँ, इंदिरा गांधी 1966 में जब प्रधानमंत्री बनी तब वे राज्यसभा की सदस्य थी। तो एक बात आपको नोट करके लिखनी है, राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों से प्रधानमंत्री बना जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी बने थे तो किसी भी सदन का मेंबर हो सकते हो, लेकिन आपको लोकसभा में आपकी पार्टी का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। अब अगली बात हम लेते हैं शपथ की। अगला क्या आएगा? प्रधानमंत्री की शपथ। अब शपथ के बारे में हम देखते हैं। शपथ तो बताइए,
प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ तीसरी अनुसूची में वर्णित है उसके अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख कहाँ है? तीसरी अनुसूची में। कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। और किस किस की होती है? पद और गोपनीयता। तीन बातें ध्यान। तीन कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट, उल्लेख कहाँ है इसका? शपथ का उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में। शपथ का उल्लेख अनुसूची, भारत के संविधान की अनुसूची 3 में इसका उल्लेख मिलता है। अगली बात है, दिलाता कौन? दिलाता कौन? आपके सामने प्रश्न है तो आपको उत्तर देना है राष्ट्रपति। उसके बाद तीसरी बात आती है आपके, तीसरी बात क्या आएगी? किस किस की शपथ लेता है? शपथ किस किस की लेगा? तो पद एवं गोपनीयता की, गोपनीयता, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। ये तीन बातें आ गई प्रधानमंत्री के शपथ में। प्रधानमंत्री के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में वर्णित है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। पद और गोपनीयता दो चीज, वो अपने पद की रहता है और साथ साथ अपने जो कार्य करेगा वह उसे गोपनीय रूप से बनाकर रखेगा। अगली बात आती है इसका कार्यकाल। नेक्स्ट बात, कार्यकाल। तो बताइए कि कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। विद्यार्थियों ध्यान दें, प्रधानमंत्री का कार्यकाल बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है। तो कैसे होता है? यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर होता है। राष्ट्रपति उसे बर्खास्त किसी भी समय कर सकता है। कैसे? अगर उसका लोकसभा में बहुमत नहीं है, वह विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो गया है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, तो राष्ट्रपति किसी भी वक्त प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री हट गया इसका मतलब है पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है, तो कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। अगली बात आएगी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अनिश्चित है कार्यकाल। हालांकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षीय होता है जो लोकसभा का तय है, लेकिन क्या होता है कभी कभी फिक्स नहीं होता। ऐसे अपने भारत में खूब हुआ है। मोरारजी देसाई देख लो, चौधरी चरण सिंह देख लो, इंद्र कुमार गुजराल है, एच.डी. देवगौड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी है, उनका कार्यकाल भी, तो वह समय से पहले काफी बार उनको हटा दिया गया था। अब हमें ध्यान रखना है कि ये बात आ गई, अब प्रधानमंत्री पर अविश्वास और विश्वास मत और अविश्वास मत पे प्रधानमंत्री विफल हो जाता है तो भी वह अपने पद को त्याग देगा। अगली बात हम करते हैं, नेक्स्ट बात आएगी इसके त्याग पत्र की, कि ये त्याग पत्र किसको देता है। तो अगली बात हम चर्चा करते हैं त्याग पत्र। नेक्स्ट है अपने त्याग पत्र। ठीक है, तो त्याग पत्र किसको देता बताइए। तो आप बता सकते हैं कि त्याग पत्र राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति करेगा उसे ही तो सौंपेगा। तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और त्याग पत्र दोनों ही राष्ट्रपति के नाम होते, राष्ट्रपति के निमित्त होते हैं। तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। त्याग पत्र कब होगा? यदि अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, पास हो जाए,
या फिर विश्वास प्रस्ताव पाने में असफल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र सीधा ही किसको सौंप देता है? वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है। अगली बात आती है वेतन और भत्ते। तो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते होते हैं ना, वह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वेतन भत्ते। अगली बात हम देखते हैं वेतन भत्ते। तो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये आपके भारत की संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। तो इसमें आपको ध्यान रखना है यह संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये अपने 4-5 बातें मुख्य मुख्य देख ली। अब हम देखते हैं, सॉरी माइक निकल गया, क्षमा करें विद्यार्थियों, मैग्नेटिक माइक है तो क्या है कि थोड़ा सा हाथ लगते निकल जाता है। अगली बात हम देखते हैं प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अब क्या होता है हमारे संविधान, अभी तक जो पढ़ा अनुच्छेद 74 और 75 हो गया, अब अनुच्छेद 78 की बात करता है। इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। ये सीधा हम अनुच्छेद के हिसाब से देखेंगे, इसको फिर समझना है कि कर्तव्य क्या होता है। तो अनुच्छेद हम 78 देखते हैं। अनुच्छेद 78 इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अब देखिए इसमें कुछ कर्तव्य प्रधानमंत्री को सौंपे गए हैं कि सरकार क्या क्या कार्यकलाप कर रही है, प्रशासन से संबंधित, विधान से संबंधित या मंत्रिपरिषद ने क्या क्या विनिश्चय किया है, उसकी सूचना राष्ट्रपति को सौंपता है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि मंत्रिपरिषद ने प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी क्या विनिश्चय किया है, उसकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंपता है। तो संघ के कार्यकलाप ये किसके होंगे? संघ के कार्यकलाप जैसे प्रशासन संबंधी, विधायी संबंधी जो मंत्रिपरिषद द्वारा विनिश्चित किए गए उसकी सूचना राष्ट्रपति को सौंपता है। तो पहला कर्तव्य हम राष्ट्रपति का देखेंगे, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन व विधान विषयक संबंधी जिसके बारे में मंत्री परिषद ने विनिश्चय किया है कि सूचना देना। तो राष्ट्रपति को सूचना देना। अगला आता है कि प्रशासन, अगर राष्ट्रपति मांगे कि मंत्रिपरिषद क्या क्या कार्य कर रही है तो राष्ट्रपति के मांगने पर भी सूचना देनी होगी। ठीक है, तो अगली बात है राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन एवं विधान संबंधी सूचना मांगने पर उसे प्रदान करना।
प्रदान करना। देखिए, एक तो बात आती है, एक तो प्रधानमंत्री स्वयं का कर्तव्य होता है कि सरकार ने क्या कार्य किया उसकी सूचना दे। दूसरी बात आती है कि जब राष्ट्रपति मांग करता है, भाई राष्ट्रपति मांग करता है कि आप क्या क्या काम कर रहे हो सरकार में, तो उसकी सूचना आप मुझे प्रदान करो, तो प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के सारे कार्य की सूचना उसको दे देता है। अगली बात आती है कि जो प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य संचार का माध्यम होता है। ये बात आपको यहां पर विशेष ध्यान रखनी है। तीसरी बात हम ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य संचार का माध्यम होता है। तो ये हमने देखा कि प्रधानमंत्री क्या काम करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसका कार्यकाल कितना होता है, वह शपथ कैसे लेता है, कौन सी अनुसूची में है, उसका कार्यकाल कितना है, वह वेतन कहां से लेता है, उसका निर्धारण कौन करता है। यहां पर हमने प्रधानमंत्री के पद और उसकी स्थिति के बारे में देखा है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे प्रधानमंत्री की स्थिति, प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्य, और उसके बाद प्रधानमंत्री की भूमिका, उत्तरदायित्व, और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं